हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री विद रत्नेश मिश्रा में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन। तो बच्चों, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री आपको शब्द से ही लग रहा होगा कि कोई ऐसी केमिस्ट्री जो किसी सरफेस पर होती है। तो बच्चों, ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, इसमें हम ऐसी चीज़ों की, ऐसे फिनोमिना का अध्ययन करेंगे जहाँ पर कुछ इंटरेक्शंस होते हैं किसी सरफेस पर। तो आइए देख लेते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at इंटरफेस। बच्चों, इंटरफेस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जहां पर दो फेजेस मिलती हुई समझ में आती हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करें कि एक कंटेनर में पानी भर लें, पानी भर दिया, और अगर इस पानी में हम ऊपर से ऑयल डाल दें तो ऑयल क्या होगा, ऑयल इसके ऊपर यहाँ पर भरा हुआ होगा। अब इसके ऊपर ये भर जाएगा ऑयल, लेकिन ऑयल पूरी तरह से मिक्स तो होगा नहीं। अब ऑयल और वाटर की जो टचिंग बाउंड्री है, जहां पर वाटर एंड ऑयल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट विल बी इंटरफेस। एंड द फिनोमिना विच इज अकरिंग एट द इंटरफेस और बाउंड्री इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। मीन्स ऐसे इंटरेक्शंस या ऐसे फिनोमिना जो दो बल्क फेजेस की बाउंड्री पर हो रहे हैं या सेपरेटिंग बाउंड्री पर हो रहे हैं, उनको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करेंगे। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री के क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, नंबर 1 कि जब हम डिफरेंट टाइप की जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो किसी सिलेंडर में या किसी कंटेनर में भरा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। अगर उसमें हम कोई एब्जॉर्बेंट या चारकोल को मिक्स कर देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल को मिक्स कर देते हैं, तो देखते हैं कि जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर है, मीन्स जो एयर मिक्सचर है उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है। रीज़न क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उनको उस एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सरफेस पर। तो बच्चों, व्हेन mixture of gases are put with activated charcoal, the pressure of mixture is reduced। मिक्सचर का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2, बच्चों, जो दवाएं आती हैं, मेडिसिन कैप्सूल है और डिफरेंट टाइप की मेडिसिन आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, उनको सिलिका जो पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे सिलिका के पैकेट्स होते हैं, उनके साथ में उनको सप्लाई किया जाता है। रीज़न ये होता है कि अगर कहीं पर भी मॉइस्चर का कुछ कंटेंट हो तो उस मॉइस्चर को वो सिलिका जो पैकेट होता है या सिलिका के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लें। क्योंकि अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो जो दवाएं होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। तो बच्चों, मेडिसिन कैप्सूल्स
capsules and tablets are supplied with silica filled पैकेट्स। जो सिलिका फिल पैकेट्स होते हैं उनके साथ में उनको सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3। बच्चों, जो रॉ शुगर होती है उसका कलर ब्राउन होता है। जब उसको एनिमल चारकोल के बेड मीन्स एनिमल चारकोल से पास किया जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। रीज़न होता है कि जो कलरिंग सब्सटेंस होता है उसको एनिमल चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉ शुगर solution having brown color when passed through the animal charcoal it becomes colorless। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मान सकते हैं कि बच्चों जो एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसमें अगर चारकोल कुछ जो है उसमें डाल देते हैं तो उसको अच्छी तरह से शेक कर देते हैं। शेक करने के बाद जब उसका हम कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करते हैं तो उसमें पहले के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। रीज़न होता है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे when solution of acetic acid is shaken with charcoal, its concentration means solution's concentration, its concentration is reduced। इसी तरह बच्चों जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनके लिए गैस मास्क तैयार किया जाता है और किसी भी जगह पर एक्सट्रीम वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन आपका अपना रोल प्ले करता है। जो सरफेस केमिस्ट्री में हम दो टाइप के टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। बच्चों, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर दो टाइप के फिनोमिना हो सकते हैं। पहला हो सकता है एडजॉर्प्शन, दूसरा हो सकता है एब्जॉर्प्शन। अभी तक आप लोग क्या जानते थे कि जब कभी भी कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर हमेशा अब्जॉर्प्शन ही होता है या जनरली हम उसको अब्जॉर्प्शन ही बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर दो टाइप के टर्म्स हो सकते हैं, एक हो सकता है एडजॉर्प्शन, दूसरा हो सकता है एब्जॉर्प्शन। देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन इज attraction and retention of liquid or gas molecules over the surface of solid or rarely on liquid। तो बच्चों, किसी भी सॉलिड की सरफेस पर या कभी कभी किसी लिक्विड की सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का या गैस के मॉलिक्यूल्स का चिपक जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है। दूसरा होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द अट्रैक्शन
एंड पेनिट्रेशन, attraction and penetration of the molecules of gas or liquid into the bulk of solid। तो किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आने वाले गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का उस सॉलिड के अंदर तक प्रवेश कर जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाएगा। हम ले लेते हैं एक लोहे का टुकड़ा, एक हम लोहे का टुकड़ा लेते हैं और लोहे के टुकड़े को हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कंटेनर है या बकेट है या बाल्टी है, उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ होने के बाद क्या करते हैं, हम उस लिक्विड के, उस लोहे के टुकड़े को उस पानी के कांटेक्ट में ले आते हैं। उसके बाद जब हम उस लोहे के टुकड़े को ऊपर उठाते हैं तो हम देखते हैं कि उस लोहे के टुकड़े की सरफेस पर कुछ पानी चिपका हुआ है। अब अगर देखा जाए तो क्या ये जो पानी उस लोहे की सरफेस पर चिपका हुआ है, ये क्या लोहे के अंदर तक जा चुका है? नहीं जा चुका है। मतलब बच्चों, जो लिक्विड किसी भी सॉलिड की केवल सरफेस पर चिपक जाता है वो क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। बच्चों हमारे पास है इंक, है हमारे पास इंक जो पेन में डालने के लिए आती है, इंक है हमारे पास। हम क्या करते हैं, चौक लेते हैं और चौक को क्या करते हैं, इसी इंक में डुबा देते हैं। तो जितने तक इंक को हम डुबाते हैं उतना एरिया, अगर ब्लू इंक है तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंक है वो उस चौक के ऊपर सरफेस पर पूरी तरह से चिपक गई है। बच्चों अगर जितना एरिया हमारा ब्लू हो चुका है या ब्लैक हो चुका है, अगर हम उतने एरिया को तोड़ के देखते हैं तो हम देखेंगे कि चौक के अंदर तक पूरी की पूरी चौक हमारी नीली हो चुकी है या काली हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल थे वो सॉलिड की सरफेस पर चिपकने के साथ साथ क्या हो गए, उसके अंदर तक प्रवेश कर गए या पेनिट्रेट कर गए। तो बच्चों ये जो तरीका होता है ये क्या कहलाता है, ये अब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब देख लेते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चों एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभ में जब शुरुआत होती है तो बहुत तेजी से होता है, बाद में क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो टेक्स प्लेस इनिशियली at faster rate and then becomes equilibrium। बाद में क्या होता है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम में हो जाता है। उसके मतलब ये है कि टाइम के साथ एब्जॉर्प्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, ये यूनिफॉर्म स्पीड से होता है। इसमें पहले और बाद का कोई मतलब नहीं होता है, ना तो इसमें पहले स्पीड तेज होती है ना तो बाद में स्पीड धीमी होती है। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से या यूनिफॉर्म स्पीड से होता है। दिस टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म स्पीड, लिख दीजिए चाहे तो रेट कर दीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखते हैं बच्चों कि रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन का रीजन क्या है, या इसे हम बोल सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो द रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन इज द रेसिडुअल फोर्सेस और फ्री वैलेंसीज ऑफ एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड। बच्चों किसी भी सॉलिड के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी भी सॉलिड के जो सारे एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स की वजह से सॉलिड के प्रत्येक एटम का जो एटमॉस्फेयर है वो बराबर नहीं होगा। देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी सॉलिड का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मान लिया प्रत्येक जो एटम है वो 4 बॉन्ड बनाता है, अपने बगल वाले एटम से 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से सारे एटम्स क्या करेंगे, 4-4 बॉन्ड्स बनाएंगे। अब ये जब सारे 4-4 बॉन्ड्स बनाएंगे तो
बच्चों होगा क्या कि इसमें जो एटम्स बल्क में हैं, बल्क मतलब जो सॉलिड के बिल्कुल सेंटर पे है, बीच में है, तो वो तो अपने सारे के सारे बॉन्ड्स प्रॉपरली बनाएंगे, लेकिन जो एटम्स सरफेस पर होंगे वो एटम्स अपनी चारों वैलेंसीज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। वहां पर क्या होगा, ये वैलेंसीज रह जाएंगी खाली। तो जब ये वैलेंसीज खाली रह जाएंगी, जब ये वाली वैलेंसीज खाली रह जाएंगी तो क्या करेंगे, दीज आर फ्री वैलेंसीज। अब ये क्या करेंगे, ये अपने सरफेस पर आने वाले किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या होल्ड करने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जो फोर्सेस ये लगाते हैं एटम्स, वो होते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस। कौन से होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस। तो वीक वंडरवाल फोर्सेस से ये जो सरफेस वाले एटम्स होते हैं क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन होता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एड्सॉर्प्शन और व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो आप बताएंगे द रेसिडुअल फोर्सेस और फ्री वैलेंसीज ऑफ द एटम्स ऑफ सॉलिड। तो बच्चों जो गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही इस सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे, वो ये एटम्स क्या करेंगे, उन एटम्स को या गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, इनके जो रेसिडुअल फोर्सेस हैं, मींस इम्बैलेंस जो फोर्सेस हैं, उनसे क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन आपको पता है क्या होता है, एड्सॉर्प्शन इज सिंपली द अट्रैक्शन और रिटेंशन ऑफ द लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड और रेयरली समटाइम्स लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का रिटेंशन, चिपक जाना, क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन कहलाता है। बच्चों डिसॉर्प्शन एक टर्म होता है, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन इज अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मींस आप इसको बोल सकते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर आता है, चिपक गया, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे वेपराइजेशन from vaporization of gases or liquid molecules from the surface of solid is called डिसॉर्प्शन। तो बच्चों किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं, उनका वेपराइजेशन जो होता है वो क्या कहलाएगा, डिसॉर्प्शन कहलाएगा। इसको सिंपली आप और डिफाइन कर सकते हैं दूसरी तरह से, द अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन, द अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन। बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की सरफेस पर चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को क्या कहा जाएगा, तो उसके लिए एक टर्म होता है, उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, दूसरा होता है एडजॉर्बेट। तो बच्चों इसके लिए एक सिंपल टाइप का मेरा अपना तरीका है कि जो चिपका लेता है वो एडजॉर्बेंट है, जो चिपका लेता है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। जो चिपक जाता है वो क्या है, एडजॉर्बेट है। जो जाता है वो क्या है, एडजॉर्बेट है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहाँ पर वाटर भरा हुआ है एक कंटेनर में, मैं एक लोहे के टुकड़े को इस वाटर से टच करता हूँ। मैंने इस पर क्या किया, टच कर दिया। अब क्या होता है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये इस लोहे की सरफेस पर चिपक गए। तो बच्चों इन दोनों में क्या एडजॉर्बेट है और क्या एडजॉर्बेंट है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, चिपका, किसने चिपका लिया है, जो लोहे का टुकड़ा है उसने क्या किया है, चिपका लिया है। तो लोहा क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। बच्चों चिपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, सॉलिड पर मींस लोहे के टुकड़े पर चिपक गए हैं। तो वाटर क्या होगा हमारा, एडजॉर्बेट
होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो एडजॉर्प्शन होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक साथ होते हैं, क्योंकि जब तक एडजॉर्प्शन नहीं होगा तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो कहीं कहीं पर जब दोनों टर्म एक साथ होते हैं तो उसे हम सॉर्प्शन बोलते हैं। सॉर्प्शन 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 क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों को एक, जहां पर दोनों एक साथ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन बोलेंगे। मीन्स व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड absorption takes place simultaneously। ऐसा प्रोसेस जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। SORPTION, सॉर्प्शन। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। बच्चों, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? हमको पता है कि किसी भी प्रोसेस की थर्मोडायनेमिक्स को दो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, दैट इज डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी, नंबर 2 डेल्टा S दैट इज एंट्रोपी। तो सबसे पहला क्या है? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं या फ्री वैलेंसीज होती हैं। तो फ्री वैलेंसीज होने की वजह से उनके पास कुछ एनर्जी होती है। अब जैसे ही कोई लिक्विड या कोई गैसेस मॉलिक्यूल इन फोर्सेस के कांटेक्ट में आता है तो इस फोर्स का लॉस होता है। फोर्स का लॉस हुआ, एक फोर्स का लॉस हुआ। नंबर 2 यहाँ पर जैसे ही एडहर करेगा मॉलिक्यूल, इस फोर्स का लॉस होगा। नंबर 3, 4 और इसी तरह से जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही रेजिडुअल फोर्सेस का लॉस होगा। तो बच्चों, रेजिडुअल फोर्सेस के लॉस के साथ साथ क्या होता है? जो एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी होती है एड्जॉर्बेंट की, वो क्या होती है? कम होती चली जाती है। विथ द decrease in residual forces, the enthalpy of system also decrease। अगर डेल्टा H हमारा डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है? हीट रिलीज होगी। तो बच्चों, डेल्टा H क्या होता है? हमारा नेगेटिव होता है। मींस जैसे ही यहाँ पर रेजिडुअल फोर्सेस कम होते हैं वैसे ही एनर्जी हीट रिलीज होना शुरू हो जाती है। देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट, क्या लिखेंगे? एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है? लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of any adsorbate is adsorbed at the surface of adsorbent। किसी भी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर 1 मोल एड्जॉर्बेट के एड्जॉर्प्शन के साथ जो हीट रिलीज होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो एड्जॉर्प्शन है दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बच्चों, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन होती है
वो होती है डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी नेगेटिव। मीन्स जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी नेगेटिव। अगर गिब्स फ्री एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। देख लेते हैं, यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर जो टी है ये क्या है, हमारा टेम्परेचर है, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है, डेल्टा एच क्या है, हमारा एंथैल्पी है। तो बच्चों अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होता है, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होता है, जो कि यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि एड्जॉर्प्शन में डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होता है और साथ ही जो हमारा टी डेल्टा एस है ये भी नेगेटिव होता है, तब तो हमारा जो डेल्टा जी है ये बम्पर तरीके से नेगेटिव होगा और प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही भयंकर तरीके से स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन होता क्या है कि जब इस सरफेस पर, किसी सॉलिड की सरफेस पर जब लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स एडहर हो जाते हैं तो उनकी एंट्रोपी कम पड़ जाती है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है, ये हमारे सिस्टम है, और जब लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पर चिपके नहीं है तो वो ज़्यादा रैंडम है, मीन्स उनकी एंट्रोपी बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पर चिपक जाते हैं उनकी एंट्रोपी कम पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेल्टा एस होगा प्राइमरी कंडीशन में, मीन्स S2 माइनस S1 इज डेल्टा एस। अगर चिपकने के बाद जो एंट्रोपी है वो कम पड़ी है, मीन्स माइनस S2, और जो हमारी पहले की एंट्रोपी थी वो तो कुछ ना कुछ रही होगी, तो क्या होता है S2 माइनस S1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, हो जाएगा नेगेटिव। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो जब इस डेल्टा एस को हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो हमारा ये जो टर्म टी डेल्टा एस है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस टी और मल्टीप्लाइड बाई माइनस डेल्टा एस विल बिकम इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारा एड्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। सिस्टम क्या होता है, जो एड्जॉर्प्शन is accompanied by decrease in enthalpy as well as entropy। एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी भी घटती है और एंट्रोपी भी घटती है। ऐसी कंडीशन में जो आपका डेल्टा एच है, मीन्स माइनस डेल्टा एच है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, माइनस डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन प्लस टी डेल्टा एस। इसका मतलब ये है कि अगर एंट्रोपी के घटने के साथ भी आपका सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी नेगेटिव होती है, मीन्स सिस्टम से जो हीट निकलती है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस। तो बच्चों ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। बच्चों एड्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसे हम बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसे हम बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। देख लेते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। बच्चों जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है दैट टेक्स प्लेस बाय द वीक वंडर वाल फोर्सेस, टेक्स प्लेस बाय वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है दिस टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स।
प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स मीन्स सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या जितने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है आपका केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, या केमिजॉर्प्शन जो होता है वो केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होता है। दूसरा बच्चों इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिवर्सिबल। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। जैसे किसी भी सॉलिड की सरफेस पर कोई लिक्विड चिपका, जैसे उसको हीट मिली वैसे ही क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। तो ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं और केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये इरिवर्सिबल होते हैं। मीन्स इरिवर्सिबल इन नेचर। नंबर 3, नॉन स्पेसिफिक। इनका नेचर कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। किसी भी गैस को किसी भी सॉलिड की सरफेस पर आप एड्जॉर्ब करा दीजिए, आसानी से हो जाएगी। लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है। दिस इज हाईली स्पेसिफिक। जैसे ऑक्सीजन किसी मेटल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होती है और एड्जॉर्ब होने के बाद क्या होती है? वो धीरे धीरे केमिकल बॉन्ड्स बनाती है और वो स्पेसिफिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद वो कभी भी ऑक्साइड मीन्स कभी भी ऑक्सीजन और वो प्रॉपर जो मेटल था वो कभी भी वापस नहीं देगी। तो इसका मतलब ये है कैसे होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। नंबर 4, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं बच्चों, इनकी जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी क्या होती है? वो बहुत कम होती है। एंथैल्पी इज अप टू -40 किलो जूल पर मोल। इनकी एंथैल्पी कितनी होती है? अप टू -40 किलो जूल पर मोल। और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है जो इनकी जो एंथैल्पी होती है वो होती है -240 किलो जूल पर मोल। बच्चों 5वां पॉइंट है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेवल। ऐसा होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का होता है। मीन्स जो मेटल होती है उसकी सरफेस पर एक लेयर और उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर आराम से एब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन जो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। कैसा होता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर? इसका मतलब कि मेटल की सरफेस पर केवल एक गैस या लिक्विड की एक लेयर चिपकेगी और इसके मीन्स मेटल और मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर आएंगे अगली लेयर वाले, उनके और मेटल के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, मीन्स केमिकल एड्जॉर्प्शन उनके बीच में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन केवल यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होता है। तो बच्चों ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर से अगली क्लास में।